आज फिर काबुल में कई रॉकेट दागे जाने की खबर है। एएफपी के हवाले से यह खबर आई है, कल हामिद करजाई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के करीब अमेरिका ने रॉकेट हमला किया। इस हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। वहीं जराये के मुताबिक 3 बच्चों की हलाकत हुई है। अमेरिका ने ISIS खरासा के जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए रॉकेट दागा था। काबुल के इलाके ख्वाजा बगरा में एक घर पर रॉकेट गिरा। काबुल हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तालिबान ने कहा कि खुदकुश हमलावर अमरीकी हमले के निशाने पर था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि खुदकुश हमलावर एयरपोर्ट पर धमाका करने की कोशिश में था। हमलावर एक गाड़ी में सवार था। ख्याल रहे कि अमेरिका ने सनीचर को काबुल एयरपोर्ट के करीब एक मखसूस यकीनी खतरे के हवाले से इंतबाह करते हुए अपने शहरियों पर जोर दिया था कि वो इलाके को छोड़ दे। वाज़ेह हो कि एक रोज कबल भी काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा था, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों और 2 बरतानवी शहरियों समेत 170 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा। जराये के मुताबिक बरतानिया समेत दुनिया के 100 के करीब दीगर ममालिक ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की शहरियों और अफगान शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। ख्याल रहे कि ये मुआहिदा आज के बाद भी कायम रहेगा जब अमेरिका अपने आखिरी फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मुसलसल जो है धमाकों की खबर सामने आ रही है और वहीं ISIS का खतरा भी जो है काबुल एयरपोर्ट के पास काफी ज्यादा है। हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मल्टीपल्स आज फायर किए गए हैं काबुल शहर के ऊपर। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि ये रॉकेट्स का टारगेट क्या था और क्या वो टारगेट को हिट किया या नहीं किया, और ये रॉकेट्स किसने दागे हैं ये भी अब तक साफ नहीं है। जो एक हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो आई विटनेसेस है उन्होंने रॉकेट देखे हैं, लेकिन उनका टारगेट अभी तक मालूम नहीं चला है। करीब करीब 1 घंटा बीत चुका है इस बात को। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से 2 ऐसे अटैक्स किए गए, एरियल अटैक्स किए गए, और दोनों बार सेंट्रल कमांड की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि उनके टारगेट पर ISIS खुरासान के आतंकी थे, सुसाइड बॉम्बर थे जो एयरपोर्ट को निशाना बना सकते थे। आज को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि US की तरफ से ही की गई कार्रवाई लगती है, क्योंकि अब मात्र करीब 50 घंटे का वक्त रह गया, 50 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब अमेरिका को अपने तो सोल्जर्स हमको वहां से वापस विड्रॉ करना है। और वहीं इसी बीच तमाम मुल्कों ने करीब 100 के करीब मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जो भी सिटीजन उनके हैं, साथ ही साथ जो अफगान नेशनल्स हैं जिन्होंने उनके साथ एम्बेसीज में काम किया है, उनके लिए एक आसान तरीका होना चाहिए एयरपोर्ट पहुंचने का, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और तालिबान ने इस बात का एश्योरेंस सबको दिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं पर क्या यहाँ पर समझ में ये बात वाज़ेह हो पा रही है कि ISIS खुरासा जो है उनका मकसद क्या है इन तमाम तर हमलों के पीछे, और वहीं ये भी बात सामने है कि तालिबान और ISIS के बीच की दुश्मनी भी जो है वो भी काफी पुरानी है। देखिए, जाहिर तौर पर तालिबान की हुकूमत वहाँ बनने वाली है, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो US प्रेसिडेंट भी बात बोल चुके हैं कि जिस वक्त तालिबान काबिज हो रहा था अफगानिस्तान पर, उस वक्त अलग अलग जेलों को खाली कराया गया था। उसमें से कई आतंकी उन जेलों में थे जो ISIS खुरासान के थे, और अब वो रिहाई उनकी हो चुकी है, जिसके बाद वो एक बार फिर अपना वजूद साबित करने के लिए इस तरह के हमलों को उन्होंने अंजाम दिया, जो एयरपोर्ट पर अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि अगर उनके इवैक्यूएशन प्रोसेस पर कोई भी अगर खलल डालता है या उन पर अगर हमला होता है तो उसका वो माकूल जवाब देंगे। 2 अटैक्स को लेकर क्लैरिटी हो चुकी है जो अमेरिका ने किया था। कल भी जो ड्रोन से स्ट्राइक हुआ था अमेरिका की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि एक सुसाइड बॉम्बर कार के अंदर मौजूद था और उसको स्पेसिफिक टारगेट पे ये हिट किया गया, उसको एक डिफेंसिव अटैक बोला है अमेरिका ने। और वहीं हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उस अटैक में 9 सिविलियंस की मौत भी हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक क्लियरली नहीं बताया कि कितने सिविलियंस की मौत हुई है जो कल अटैक हुआ था, लेकिन जो लोकल मीडिया है उसके हवाले से खबर आ रही है कि 9 सिविलियंस में बच्चे भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। लेकिन आज के रॉकेट्स को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों दागे गए थे, किसकी तरफ दागे गए थे और मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया और
रेस अगेंस्ट टाइम है अमेरिका के लिए अपने लोगों को वहां से विड्रॉ करने के लिए। हालांकि बाकी लोग जो हैं जो वहां से इवैक्यूएट करने की जो प्रोसेस जो चल रहा है उसको 31 अगस्त के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है आज के बाद भी जो है लगातार जारी रहेगा। तमाम तर ममालिक को तालिबान ने यकीन दहानी कराई है। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश में इन दिनों हजूमी तशद्दुद के वाकयात में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। वहीं फिरका वाराना हम आहंगी को भी कारी ज़रब लग रही है। अलग अलग मकामात पर शरपसंद अनासिर के हौसले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे हैं, जिन्हें कानून की कार्रवाई का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। उनमें उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच और रीवा में इंसानियत शर्मसार हुई है। रीवा में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में बुरी तरह से पीटा गया है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। इससे पहले नीमच में एक आदिवासी शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। वहीं उज्जैन के भातपुर में कुछ शरपसंद अनासिर देखे गए जो एक कबाड़ी वाले को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे थे। तीनों मामलात में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नीमच में 5 गिरफ्तारियां तो रीवा में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उज्जैन मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इन मामलात में अपने रद्द अमल का इजहार किया है। जिस कारण से आत्मसमर्पण जो नक्सली हैं बाहर के प्रदेशों में करना चाहते हैं, यहाँ करना नहीं चाहते, उसके लिए क्या कोई नीति उसके बारे में कोई विचार करेंगे हम। सर, नीमच की घटना पर आपका क्या विचार है सर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है? उसको कुचलेंगे। गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, कुछ बचे थे, और ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल के रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक पुलिस से जुड़ी समस्या, आप मानते हैं महिदपुर की घटना को, आप मानते हैं सतना की घटना को, रीवा की? तो अगर ये घटनाओं में अपराधियों पर आपका बुलडोजर चलाना है, इसका जवाब दे दें। हम सोशल मीडिया हमको माध्यम मिला है, उस सोशल मीडिया पे अगर वहां के लोकल लोग हम घटनाएं हो क्यों रही हैं, और अगर घटनाएं हो रही हैं तो आप अगर कांग्रेस बनवाती है तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये घटना करी है आप उन पर कार्रवाई करोगे तो निश्चित दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमने कराया है या ये घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं घटित हुई हैं। आरोप लगाना आसान है, कार्रवाई करना कठिन है। इन पे बुलडोजर चला दें तो हम मानेंगे कि सरकार निष्पक्ष है। तो अगर नीमच के अंदर बुलडोजर चल सकता है तो महिदपुर के अंदर और रीवा के अंदर करने वालों के खिलाफ ये बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पर मुराजा, अगर पिछले हम 10 दिनों की बात करें तो हजूमी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। चाहे हम नीमच की बात करें, महिदपुर की, उज्जैन के महिदपुर की बात करें, या रीवा की बात करें, या फिर जो है देवास के हाट पिपलिया की बात करें, वहाँ पर जो है मामला हुए हैं। उन तमाम मामला इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं इन लोगों की जो है पुष्पनाही हो रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्योंकि अगर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह के बयान को देखें तो वज़ीर आला ने कहा जितने भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और लोग गिरफ्तार भी किए गए। नीमच की बात करें तो नीमच में जो लोग इसमें शामिल थे उनके घर को तोड़ा गया है, लेकिन कांग्रेस का इल्जाम यह है कि जब नीमच में घर तोड़ा जा सकता है तो महिदपुर या रीवा या देवास में जो लोग शामिल थे उन लोगों के घर पे बुलडोजर को नहीं चला है। क्योंकि नीमच के मामले में अगर बात करते तो वहाँ पर एक आदिवासी पर जो है कुछ लोगों सरपंचों ने उसको गाड़ी के पीछे बांध कर जो है उसको घसीटा तो उसकी मौत हुई थी। वहीं पर अगर हम उज्जैन की बात करते हैं या रीवा की बात करते हैं तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने या फिर चोरी के मामले में पिटाई की गई थी। जी बिल्कुल मेहताब, और वहीं पर हमने देखा है कि इससे पहले भी जब इस तरह का वाकयात जो है रोनमा हुए थे तो बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक वजह भी तो नहीं कि जहां पर अगर सरकार ही डिफेंसिव मोड में आ जाए तो और भी शय मिल जाती है और नतीजा हमारे सामने है? यकीनी तौर पर जो है वजीर का ये कहना कि वीडियो जो है कांग्रेस के जरिए बनवाया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं जो है उन्होंने शुभा जाहिर किया है कि आगे सबसे पहले वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो जारी होते हैं वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर क्यों आते हैं। और वहीं पर जीत है कि अगर उज्जैन इंदौर के चूड़ी वाले के मामले को ले उसमें जिस तरह की सियासत हुई, क्योंकि कहीं न कहीं पर इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो वो तो वोट बैंक की सियासत नजर आती है। क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहीं न कहीं जब जय श्री राम की बात करते हैं तो इसका मामला यही होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचता है, और उसी की वजह से हम देखते हैं कि एक
सॉफ्ट हिंदुत्व पर एक पार्टी नजर आती है, जो दूसरी हार्ड हिंदुत्व पर जाती हुई नजर आती है। तो वोटों की राजनीति के लिए जो है ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं है एक दूसरे को नजरअंदाज कर रही है। और हम मेरा तो मुतालबा यह है कि जो हुकूमतें जो भी है वोट लेने के लिए बहुत सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए इस तरह की जहनीत को जो है कुचलना जरूरी है। उदय चुरासी ने जो कहा है कि जो कुचलने का काम है चाहे जो भी हो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से नीमच में कार्रवाई की गई है उसी तरह से लोग चाहते हैं कि दूसरी जगह पर कार्रवाई की जाए। और राजधानी भोपाल की बात है तो थोड़ी देर बाद जो है कुछ लोग इस मामले को लेकर गवर्नर से मुलाकात करने जाएंगे। बिल्कुल मेहताब आलम, सियासत करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। सियासी पार्टियों को चाहिए कि इन मुद्दों को हवा न दे और इन ऐसे मुद्दों पर जो है सियासत न करे। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम आपका। आगे बढ़ते हैं। आज अमूल फेसबुक पर दुनिया के सबसे बड़े लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों का जश्न मनाया जा रहा है, जहां 3,300 प्लस शेफ ने 2,900 प्लस रेसिपीज तैयार की है। आज इस नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों के जश्न की शक्ल में 15 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी कुकिंग का इनेकाद कर रहे हैं, जहां चुनिंदा 15 शेफ हर घंटे नए पकवान तैयार करेंगे। ये 5 शेफ अगले 5 घंटों में कुछ लजीज पकवान तैयार करने वाले हैं। लाइव शेफ का वक्त शेफ पूनम माहुरे, स्वागत गुहा, विशाखा, डॉक्टर संगीता, नीलू कौर। लिहाजा अमूल फेसबुक पर पेज पर आप लोग जरूर बने रहें और देखें ये शो। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए फसाद को लेकर सख्त रिमार्क्स दिए हैं और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए गए हैं। अदालत ने कहा कि साल 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद से मुतल्लिक इंतहाई निचले सतह की जांच की गई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस ताल्लुक से जरूरी कदम उठाने को कहा है। 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए फसाद में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 लोग जख्मी हुए थे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली फसाद को लेकर के हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए साफ तौर से दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल फटकार भी लगाई है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की है कि जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस इन्वेस्टिगेशन में असली जो कारण है वो पता नहीं चल पा रहा है और दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दिल्ली वायलेंस में जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है क्या वो वाकई इस मामले के आरोपी है या नहीं है। जिस तरह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के मामले में दाखिल की थी कोर्ट्स में और उसके बाद जब ट्रायल चला तो ट्रायल चलने के बाद दूसरा दौर रहा और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो मजाकिया तौर पर देखी जा सकती है। तो ऐसे रिमार्क कोई पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं कही है दिल्ली हिंसा के मामले में। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस को कई बार दिल्ली हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान फटकार लगी है, चाहे वो कलकत्ता कोर्ट हो चाहे वो फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो। इससे पहले भी एक मामले की सुनवाई कर रहे थे कलकत्ता कोर्ट में, जिसमें पुलिस ने ये कहा था कि जो आरोपी है वो इस पूरे मामले में सीसीटीवी में देखा गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब कोर्ट ने देखी तो उसका कुछ दूसरा ही जो तस्वीर था वो सामने निकल कर आया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर समय समय पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाती रही है कोर्ट और ये जो ताजा मामला है उस मामले में भी दिल्ली पुलिस की जांच पर और उनके इन्वेस्टिगेशन पर फिलहाल सवाल उठाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी जो अब आगे की जांच करनी होगी वो बहुत ही संजीदगी से करनी होगी ताकि कोर्ट में वो दिल्ली हिंसा के मामले में मजबूती से अपना पक्ष रख सके। अगर मजबूती से वो अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे तो निश्चित रूप से जो इस मामले में आरोपी हैं वो फिलहाल बरी भी हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह इन्वेस्टिगेशन फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर मुनज़्ज़र चल रही है वो वाकई कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट
अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल सुशील, तो एक बार फिर दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर और उनकी जांच पर सवाल भी उठे और हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। अब क्या आगे सही से जांच होती है वो आने वाले समात में ही पता चलेगा। सुशील पांडे, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को बड़ी जीत मिली है। अवनी लेखरा ने शूटिंग में सोने का तमगा जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा को सोने का तमगा हासिल हुआ है। अवनी ने 249.6 का स्कोर बनाया और अव्वल रही। पैरा ओलंपिक की तारीख में हिंदुस्तान का शूटिंग जुमरे में यह पहला गोल्ड मेडल है। वाज़ेह है कि आज टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का छठा दिन है। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। आप डब्बू उड़ाते हैं प्यार से? हम नहीं लेकर अच्छा, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि लाइक मैच रिजल्ट चाहे जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूँगी मैं तो उसे। पैरा ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी खेलों के लिए ये एक ख़ुसूसी लम्हा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, पैरा ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने अवनी और योगेश को मुबारकबाद दी है। एक और बेटी ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि एक और बेटी ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। पैरा ओलंपिक्स में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राहुल गांधी ने मुबारकबाद दी है। अवनी और योगेश को राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मुबारकबाद दी। वो लिखते हैं, एक और बेटी ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके पैरा ओलंपिक्स में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अवनी और योगेश को राहुल गांधी ने मुबारकबाद देते हुए लिखा है कि एक और बेटी ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की बारिश अवनी लेखरा ने शूटिंग में सोने का तमगा जीता। F-56 डिस्क्स थ्रो में योगेश ने चांदी का तमगा हासिल किया है। F-45 जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को चांदी और कांसे का तमगा हासिल हुआ है। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झा चांदी का तमगा हासिल किया है। जेवलिन थ्रो में सुंदर सिंह ने कांसे का तमगा हासिल किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स तान को हासिल चांदी का तमगा हुआ है। F-56 डिस्क थ्रो में योगेश ने चांदी का तमगा हासिल किया। तो हिंदुस्तान को पैरा ओलंपिक्स में काफी जीत का सामना हुआ है। वहीं आपको बता दें, F-56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने चांदी का तमगा हासिल किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की तमगों की बारिश। अवनी लेखरा ने शूटिंग में सोने का तमगा हासिल किया है और इस तरह से एक और बेटी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और अवनी लेखरा की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, अवनी लेखरा को मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा कि एक और बेटी ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। वहीं F-56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने चांदी का तमगा हासिल किया है। F-45 जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को चांदी और कांसे का तमगा हासिल हुआ है। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झा झरिया ने चांदी का तमगा हासिल किया है।
आगे बढ़ते हैं। आज मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण महाराज की पैदाइश की खुशी में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के अवाम को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार सभी की जिंदगी में अमन सुकून लाए। आज के दिन हिंदू मजहब के मानने वाले भजन, जागरण और मंदिरों में जगराते का एहतमाम करते हैं। दिन भर व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे पूजा के बाद व्रत तोड़ते हैं। जन्माष्टमी आमतौर मुल्क भर में पूरे जोश खरोश और पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाई जाती है। ताहम कोरोना के सबब इसकी सरगर्मियां कुछ मादूम होने के आसार है। जन्माष्टमी के त्यौहार के सिलसिले में मंदिरों पर चिरागा भी किया जाता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।